डियर स्टूडेंट्स, आज आपको चीनी संविधान के अंतर्गत चीन के संविधान की विशेषताएं के बारे में बताया जाएगा। यानी 1982 में जो चीन की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताया जाएगा। चीन के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि वह एक ऐसा सोया हुआ दानव है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वह जागेगा तो संसार को या दुनिया को हिला देगा। नेपोलियन की मृत्यु के बाद एक सदी के भीतर चीन अपनी सुप्तावस्था में से जागने लगा और यह नितांत सत्य है कि उसके जागरण ने विश्व को एक बार ही हिला दिया है। चीन में साम्यवादी की स्थापना ने एशिया में वैसी समस्या उत्पन्न कर दी है जैसी समस्याएं 1917 ईस्वी में सोवियत रूस में साम्यवाद की स्थापना ने यूरोप के लिए की थी। चीन की परंपरा विस्तारवादी रही है और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गत कुछ वर्षों में चीन ने अपनी इस विस्तारवादी नीति का ही परिचय दिया है और आज भी वे अपनी इस विस्तारवादी नीति को परिचय दे रहा है। अब आता है 1982 के चीनी संविधान की विशेषताएं। जनवादी चीन के नए संविधान में 138 अनुच्छेद हैं जो 4 अध्यायों में विभाजित हैं। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधान की तुलना में नया संविधान कई दृष्टियों से नवीन है। प्रथम, इसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के ऐतिहासिक अनुभवों का सार समाविष्ट किया गया है। इन अनुभवों को अब कानूनी रूप दे दिया गया है। द्वितीय, इसमें समाजवादी मार्ग पर चलने के 4 प्रमुख सिद्धांतों सर्वहारा की तानाशाही, साम्यवादी दल का नेतृत्व, मार्क्सवादी लेनिनवादी तथा माओ से तुंग के विचारों का संकलन उपलब्ध कराया गया है। यह इस बात की गारंटी है कि चीन का समाजवादी विकास सही और निश्चित मार्ग पर हो रहा है। तीसरा है, यह संविधान समाजवादी समाज के निर्माण के साथ साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर भी जोर देता है। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषता हैं जो निम्न प्रकार से है। इसमें विशेषताओं में नंबर 1 आता है संक्षिप्त संविधान। यद्यपि 1975 और 1978 के संविधान की तुलना में यह अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के संविधानों की अगर तुलना की जाए तो उनसे यह संक्षिप्त ही है। वर्तमान संविधान में चीन में 138 अनुच्छेद हैं जो 4 भागों में विभक्त हैं। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास अनुभवों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन तथा सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। दूसरी विशेषता आती है लिखित तथा निर्मित। नया संविधान अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह ही क्या है, लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने ही किया है। अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का तथा कर्तव्यों का, तीसरे अध्याय में राज्य संरचना का तथा चौथे अध्याय में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह तथा राजधानी आदि का ब्यौरा मिलता है। तीसरी विशेषता आती है पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लचीला संविधान। चीन के संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से तो कठोर संविधान ही कहना होगा। संविधान में संशोधन यद्यपि उसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है जो चीन के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए तथा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। नंबर 4 विशेषता आती है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जहाँ 1978 के संविधान में कहा गया था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है,
वहाँ 1982 के नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि जनवादी चीन क्या है? जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहाँ श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है नागरिकों को राज्य के मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार हासिल है। हर स्तर पर जनसभाओं यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है और उनमें ज़्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग ही सदस्य हैं। देश की आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बहुत बढ़ गई है तथा लोगों को यह अधिकार हासिल है कि वे सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखें। लोकतांत्रिक तानाशाही में बहुसंख्यक किसानों व मजदूरों को अल्पसंख्यक जमींदारों और प्रतिक्रियावादी पूंजीपतियों पर नियंत्रण होता है। इस दृष्टि से यह कहा जाता है कि मजदूरों की तानाशाही जमींदारों या पूंजीपतियों की तानाशाही से कहीं ज़्यादा अच्छी है। अगली विशेषता आती है जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जो होती है वो जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस हैं। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता स्वयं करती है। चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रवाद की दुहाई देता है। चीनी नेताओं के अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण और केंद्रित पथ प्रदर्शन के अंतर्गत जनतंत्र। इसके अनुसार चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। मंत्रिमंडल तथा उच्चतम जन न्यायालय राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति की अधीनता में कार्य करते हैं। प्रांतों, काउंटियों, जिलों, नगरों तथा कम्यूनों में भी जनसभाओं का गठन किया गया है। ये सभाएं एक प्रकार से विधानसभा का ही लघु रूप है। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार और विश्राम के अधिकार उपलब्ध हैं। उन्हें सरकारी क्रियाकलापों की आलोचना करने तथा सुझाव देने का भी अधिकार है। एक अन्य विशेषता आती है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन बहुराष्ट्रीयताओं वाला राज्य है जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। इनमें हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। समस्त जनसंख्या के 91.9% व्यक्ति हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भी है। अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। अतः इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं कहा जाता है। इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या में भी बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 1,50,00,000 के करीब चाड़ जाति की हैं और सबसे कम लगभग 2,000 हेचन जाति की हैं। चीन में इन राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि और संस्कृति आदि के प्रसंग में भी पर्याप्त स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अगली आती है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। पूर्व सोवियत संघ के संविधान की भांति ही चीन के इस संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का ये सिद्धांत साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों और माओ के दर्शन पर आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवाद भी है। यह लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी और केंद्रवादी निर्देशन के अंतर्गत लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र और केंद्रवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। इसमें लोकतांत्रिक तत्व यह है कि समस्त सत्ता जनता में निहित है और नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। केंद्रवादी तत्व यह है कि शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है। निम्न स्तर के अंग को उसी सीमा तक स्वतंत्रता है जिस सीमा तक उस अंग पर प्रतिबंध नहीं लगाता। प्रत्येक निम्न अंग के लिए अपने उच्च अंग की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अतः अंततोगत्वा समस्त राजशक्ति एक केंद्र बिंदु में निहित हो जाती है।
इस प्रकार आज आपको इस चीन की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया गया है। अगले वीडियो में आपको भाग 2 के अंतर्गत चीन की अन्य विशेषताओं के बारे में भी आपको बताया जाएगा। थैंक यू।